पिछले एपिसोड में हमने देखा कि याओ टिएन ने अचानक क्वीन मेडुसा, पॉइजन गर्ल और मिस किनलिन पर हमला कर दिया था। क्वीन मेडुसा की हालत बिगड़ने ही वाली थी, तभी ठीक उसी वक्त शाओ यान वहां पहुंच जाता है। शाओ यान गुस्से में सीधे याओ टियान पर टूट पड़ता है। याओ टियान अपनी हर टेक्निक आजमाता है, लेकिन फिर भी वो शाओ यान का सामना नहीं कर पाता। हालात ऐसे बन जाते हैं कि याओ टिएन की जान जाने ही वाली होती है। तभी अंडरवर्ल्ड अर्थ डीमन सर्पेंट ट्राइब के सारे एल्डर्स बीच में आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। अभी ये टकराव थमा भी नहीं था कि अचानक वहां याओ मिंग की एंट्री हो जाती है। याओ टिएन और ग्रेट एल्डर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि अब याओ टिएन ही ट्राइब का लीडर है, लेकिन याओ मिंग सबके सामने उसके धोखे की सच्चाई खोल देता है। याओ मिंग गुस्से में अपने भाई से भिड़ जाता है। लड़ाई के दौरान वो उसे जान से मारना नहीं चाहता, लेकिन याओ टिएन लालच में आकर चीफ स्टाफ को पकड़ लेता है। उसी पल स्टाफ की पावर रिएक्ट करती है, जिसे याओ टिएन संभाल नहीं पाता और वहीं उसकी मौत हो जाती है। उसी समय दूसरी तरफ शाओ यान ग्रेट एल्डर से टकराता है और आखिरकार उसे भी रोक देता है। इन सब के बाद सच्चाई सामने आ चुकी थी और याओ मिंग एक बार फिर अंडरवर्ल्ड अर्थ डीमन सर्पेंट ट्राइब का चीफ बन जाता है। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी पल से होती है जहां याओ मिंग इमोशनल होकर खड़ा था। उसका मन भारी था और आंखों में साफ दर्द झलक रहा था। वो धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहता है कि उसके फादर की आखिरी इच्छा अधूरी रह गई और यही बात उसे सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है। इसके बाद याओ मिंग अपनी नजर अंडरवर्ल्ड अर्थ डीमन सर्पेंट ट्राइब के बाकी मेंबर्स पर डालता है और आदेश देता है कि उसके 3 सबसे वफादार एल्डर्स को छोड़कर बाकी सभी यहाँ से चले जाएं। बिना सवाल किए सारे सर्पेंट सोल्जर्स तुरंत जगह खाली कर देते हैं। बचे हुए 3 एल्डर्स आगे बढ़ते हैं और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहते हैं कि वो उसके हर फैसले को मानने के लिए तैयार हैं, चाहे कीमत कुछ भी हो। याओ मिंग गंभीर लहजे में उन्हें जिम्मेदारी सौंपता है कि अब क्लैन के सारे अफेयर्स वही संभालेंगे और जो भी अंदर छिपे गद्दार हैं उन्हें खत्म किया जाए। तीनों एल्डर्स सिर झुकाकर हामी भरते हैं और तुरंत अपने काम पर निकल जाते हैं। पीछे खड़ा शाओ यान आगे आता है और याओ मिंग को दोबारा क्लैन चीफ बनने पर बधाई देता है। वो साफ शब्दों में कहता है कि उसे पूरा भरोसा है याओ मिंग की लीडरशिप में ये ट्राइब फिर से अपनी पुरानी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। याओ मिंग आभार से शाओ यान की तरफ देखता है और मानता है कि अगर उसकी मदद न होती तो वो आज भी 9 साइरन स्प्रिंग के नीचे कैद रहता। वो ये भी स्वीकार करता है कि इस एहसान का बदला चुकाना आसान नहीं होगा। तभी वहाँ क्वीन मेड्यूसा, पॉइजन गर्ल और मिस किनलिन पहुँचती हैं। शाओ यान उन्हें देखकर राहत महसूस करता है और उनकी हालत के बारे में पूछता है। क्वीन मेडुसा शांत लेकिन स्थिर आवाज में बताती है कि अब सब ठीक है और शाओ यान बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचा था। कुछ देर बाद पॉइजन गर्ल पूछती है कि शाओ यान जिस चीज के लिए यहाँ आया था क्या वो उसे मिल गई। शाओ यान हल्की मुस्कान के साथ बताता है कि उसे येलो ब्लड स्प्रिंग क्रिस्टल मिल चुका है और वो भी याओ मिंग की वजह से। याओ मिंग जवाब में कहता है कि ऐसे दोस्त के लिए इतना करना कोई बड़ी बात नहीं। वो ये भी जोड़ता है कि शाओ यान की वजह से उसे न सिर्फ क्रिस्टल मिला बल्कि उसने अपनी चीफ पोजीशन भी वापस पाई है, इसलिए वो महसूस करता है कि अभी किया गया एहसान काफी नहीं है। शाओ यान समझदारी से बात को वहीं रोकते हुए कहता है कि आज का दिन याओ मिंग के लिए बहुत भारी रहा है और किसी भी बड़े फैसले को कल के लिए छोड़ देना बेहतर होगा। याओ मिंग इस बात से सहमत होता है और वादा करता है कि अगली मुलाकात में वो जरूर इस एहसान का सही जवाब देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि याओ मिंग अपने पैलेस की तरफ चला जाता है ताकि थोड़ा आराम कर सके। अगले दिन का सीन खुलता है जहाँ पैलेस के अंदर माहौल शांत है, लेकिन याओ मिंग का दिल अब भी भारी है। वो अकेले बैठा अपने छोटे भाई के साथ बिताए पुराने दिनों को याद कर रहा होता है। बचपन की वो बातें, उसकी जिद और वो पल जब सब कुछ इतना उलझा नहीं था। अब वही भाई हमेशा के लिए चला गया है और यह एहसास उसे अंदर से तोड़ रहा है। इसी बीच शाओ यान अपने साथियों के साथ पैलेस में पहुंचता है। याओ मिंग खुद को संभालते हुए उसका स्वागत करता है और पूछता है कि वो आखिरकार आ ही गया। शाओ यान हल्के लहजे में जवाब देता है कि अचानक बुलाया गया था तो आना ही पड़ा, लेकिन वजह जानना जरूरी है। याओ मिंग उसे पैलेस की एक पुरानी पेंटिंग की तरफ इशारा करके पूछता है कि क्या वो इस शख्स को पहचानता है। शाओ यान साफ कहता है कि उसने इसे पहले कभी नहीं देखा। तभी क्वीन मेडुसा उस नाम को सुनते ही समझ जाती है। ये येलो स्प्रिंग डीमन सेंट है, एक ऐसा एंशिएंट वॉरियर जो कभी ऑलमोस्ट डू डाई लेवल तक पहुंचने वाला था। याओ मिंग बताता है कि भले ही येलो स्प्रिंग डीमन सेंट उनकी ट्राइब से नहीं था, लेकिन उसके और अंडरवर्ल्ड अर्थ डीमन सर्पेंट ट्राइब के रिश्ते बेहद गहरे थे। उसके अचानक गायब हो जाने के बाद उसकी पूरी लेगेसी लगभग खो गई, सिवाय एक स्टोन टैबलेट के जिसे क्लैन ने पीढ़ियों से संभाल कर रखा है। ये एक ऐसा सीक्रेट है जो सिर्फ क्लैन चीफ को ही पता होता है। याओ मिंग आगे समझाता है कि उनकी जानकारी के मुताबिक डीमन सेंट ने अपनी पूरी लाइफ टाइम की नॉलेज उसी स्टोन टैबलेट में छोड़ दी थी, सिर्फ बैटल स्किल्स ही नहीं बल्कि उसका ब्लड एसेंस भी। ये सुनकर शाओ यान हैरान रह जाता है, क्योंकि ऐसे पावरफुल कल्टिवेटर का ब्लड एसेंस कल्टिवेशन को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। थोड़ी देर बाद शाओ यान बात को समझते हुए कहता है कि याओ मिंग चाहता है कि वही उस स्टोन टैबलेट को अनलॉक करे। याओ मिंग बिना घुमाए सीधे हामी भर देता है और रिक्वेस्ट करता है कि अगर शाओ यान ये कर पाए तो टैबलेट से मिलने वाले ट्रेजर्स, ब्लड एसेंस और 3 पावरफुल हेवनली रैंक बैटल स्किल्स वो उसके साथ शेयर करेगा। हेवनली रैंक स्किल्स का नाम सुनते ही माहौल गंभीर हो जाता है। याओ मिंग याद दिलाता है कि शाओ यान पहले ही 9 साइरन स्प्रिंग फिंगर टेक्निक देख चुका है, जो सबसे लो हेवनली रैंक स्किल है।
उसके बाद मिड लेवल पाम टेक्निक आती है और आखिर में एक हाई लेवल हेवनली स्किल जिसे आज तक क्लैन का कोई भी मास्टर नहीं कर पाया। पॉइजन गर्ल इस बात को सुनते हुए बीच में कहती है कि ये वही सिग्नेचर टेक्निक हो सकती है जिसके बारे में एंशिएंट स्क्रोल्स में लिखा है, एक ऐसी लाइफ एंड डेथ स्किल जो सीधे सोल पर वार करती है। क्वीन मेडुसा भी मानती है कि उस टेक्निक के सामने दुश्मन की सोल तक सुरक्षित नहीं रहती। शाओ यान सोच में पड़ जाता है। वो मानता है कि अगर वो उस हाई लेवल हेवनली स्किल को मास्टर कर ले तो शायद 3 स्टार डाउ जोंग कल्टिवेटर का भी सामना कर सके। लेकिन फिर वो सवाल पूछता है, जब क्लैन में इतने पावरफुल एक्सपर्ट्स मौजूद रहे हैं तो याओ मिंग को क्यों लगता है कि वही इस ट्रायल को पार कर पाएगा? याओ मिंग शांत लेकिन सच्चे लहजे में जवाब देता है कि स्टोन टैबलेट के अंदर अब भी येलो स्प्रिंग डीमन सेंट की सोल रेमनेंट मौजूद है और एंट्री के लिए हेवनली लेवल सोल कल्टिवेशन जरूरी है। उनकी ट्राइब मैजिकल बीस्ट टाइप होने की वजह से सोल कल्टिवेशन पर ध्यान नहीं देती और यही वजह है कि शाओ यान सबसे सही चॉइस है। आखिर में याओ मिंग सच्चाई स्वीकार करता है कि ट्राइब धीरे धीरे कमजोर हो रही है, ब्लड लाइन की प्योरिटी घट रही है और अगर क्लैन को बचाना है तो उन्हें ताकत चाहिए। इसी वजह से वो स्टोन टैबलेट को अनलॉक करना चाहता है। शाओ यान थोड़ी देर सोचने के बाद साफ शब्दों में कहता है कि जब सारी बात खुलकर बता दी गई है तो वो मदद करने के लिए तैयार है। ये सुनते ही याओ मिंग के चेहरे पर पहली बार सुकून नजर आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग सीधे उस एंशिएंट स्टोन टैबलेट के सामने पहुंच जाते हैं। माहौल अपने आप भारी हो जाता है, जैसे टैबलेट के आसपास की स्पेस ही अलग लेवल पर मौजूद हो। याओ मिंग कुछ पल टैबलेट को देखता है, फिर शांत लेकिन गंभीर आवाज में अपनी पुरानी याद शेयर करता है। याओ मिंग धीरे से बताता है कि कई साल पहले उसने खुद भी इस स्टोन टैबलेट के अंदर एंटर करने की कोशिश की थी। मकसद वही था, ब्लड एसेंस और 9 सायरन स्प्रिंग हेवन रैंक टेक्निक हासिल करना। लेकिन जैसे ही उसका सामना येलो स्प्रिंग डीमन सेंट की सोल रेमनेंट से हुआ, उसे पल भर में बाहर धकेल दिया गया। उस एक झटके ने उसे इतना नुकसान पहुंचाया कि पावर्स को संभालने में पूरे 6 महीने लग गए। ये सुनते ही शाओ यान अंदर से चौंक जाता है। उसके लिए ये समझना आसान हो जाता है कि अगर सिर्फ एक सोल रेमनेंट इतनी ताकत रखती है तो असली लेगेसी कितनी डेंजरस हो सकती है। कुछ देर बाद शाओ यान स्टोन टैबलेट को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। वो अपनी सोल परसेप्शन फैलाता है और तुरंत समझ जाता है कि टैबलेट के अंदर मौजूद एनर्जी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, ये डीप, हैवी और दबाव बनाने वाली है। याओ मिंग बिना किसी हेजिटेशन के साफ करता है कि ऐसा होना नेचुरल है, क्योंकि येलो स्प्रिंग डीमन सेंट ऑलमोस्ट डूडी लेवल तक पहुंचने वाला कल्टिवेटर था। वो कोई आम एक्सपर्ट नहीं था। थोड़ा रुककर याओ मिंग शाओ यान की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या उसे वाकई लगता है कि वो इस ट्रायल को पार कर पाएगा। शाओ यान कुछ सेकंड सोचने के बाद ऑनेस्टली जवाब देता है कि उसे पूरा भरोसा नहीं है, लेकिन वो कोशिश किए बिना पीछे नहीं हटेगा। याओ मिंग की आवाज में भरोसा साफ झलकता है। वो कहता है कि उसे शाओ यान पर विश्वास है, लेकिन साथ ही एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता है, अगर अंदर जरा सी भी सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग लगे तो बिना हेजिटेशन तुरंत बाहर लौट आना। जरूरत से ज्यादा प्रेशर लेने का कोई मतलब नहीं। कुछ पल बाद शाओ यान हल्के से सिर हिलाता है और अग्री करता है। फिर वो पीछे मुड़कर क्वीन मेडुसा, पॉइजन गर्ल और मिस किनलन की तरफ देखता है और कामली कहता है कि वो यहीं उसका इंतजार करे, वो ज्यादा देर नहीं लगाएगा। इसके बाद शाओ यान आगे बढ़ता है और स्टोन टैबलेट के सामने क्रॉस लेग बैठ जाता है। हम देखते हैं कि वो अपनी ब्रीदिंग को स्टेडी करता है, सोल पावर और कल्टिवेशन एनर्जी को धीरे धीरे कंडेंस करता है। कुछ ही पलों में उसकी सोल स्ट्रेंथ इतनी फोकस्ड हो जाती है कि उसका स्पिरिचुअल फॉर्म ऑलमोस्ट टैंजिबल महसूस होने लगता है। ये नजारा देखकर याओ मिंग के चेहरे पर साफ एडमिरेशन दिखता है। वो मन ही मन मान लेता है कि शाओ यान सिर्फ ब्रेव नहीं बल्कि सही मायनों में इस ट्रायल के लिए तैयार है। और यहीं से स्टोन टैबलेट के अंदर असली परीक्षा शुरू होने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ यान की सोल धीरे धीरे उस एंशिएंट स्टोन टैबलेट के अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसे ही वो अंदर आता है, उसकी आंखों के सामने एक बिल्कुल अलग ही दुनिया खुल जाती है। ये जगह किसी छोटे स्पेस की तरह नहीं थी, बल्कि एक पूरा विशाल रेल्म लग रहा था, मानो स्टोन टैबलेट सिर्फ एक गेटवे हो। शाओ यान धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि सिर्फ एक टैबलेट के अंदर इतनी बड़ी वर्ल्ड क्रिएट करना। येलो स्प्रिंग डीमन सेंट वाकई अपने नाम के लायक था, लेकिन तभी अचानक हवा में डिस्टॉर्शन होता है। बिना किसी वार्निंग के 9 सायरन स्प्रिंग निर्वाणा फिंगर का एक तेज अटैक उसकी तरफ आता है। शाओ यान इंस्टिंक्टिवली अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है, मगर वो अटैक को रोकने के लिए काफी नहीं होता। मजबूर होकर उसे अपनी डू जोंग लेवल स्ट्रेंथ एक्टिवेट करनी पड़ती है और तब जाकर वो फिंगर अटैक टूटता है। शाओ यान अभी संभल ही रहा होता है कि जमीन के अंदर से कई पाम शेप्ड एनर्जीज बाहर निकलती हैं और उसे चारों तरफ से जकड़ लेती हैं। उसे तुरंत समझ आ जाता है ये 9 सायरन स्प्रिंग पाम अटैक्स हैं। वो बिना घबराए अपनी पूरी पावर अनलीश करता है और कुछ ही पलों में वो पाम अटैक्स भी खत्म हो जाते हैं। चारों तरफ फिर से शांति छा जाती है। शाओ यान ऊंची आवाज में बोलता है, येलो स्प्रिंग डीमन सेंट, सामने आओ। ये अटैक्स मुझे रोकने के लिए काफी नहीं है। उसकी आवाज गूंजते ही आसपास की सोल एनर्जी एक जगह इकट्ठा होने लगती है। धीरे धीरे एक विशाल फिगर सामने आता है, येलो स्प्रिंग डीमन सेंट की रेमनेंट सोल। उसका आकार इंटिमिडेटिंग था और उसकी मौजूदगी से ही भारी दबाव महसूस होने लगता है। येलो स्प्रिंग डीमन सेंट ठंडी आवाज में कहता है कि ये जगह शाओ यान के लिए नहीं है और उसे तुरंत लौट जाना चाहिए। शाओ यान बिना झुके जवाब देता है कि वो यहाँ वापस जाने के लिए नहीं आया,
वो साफ साफ बताता है कि उसे डीमन सेंट की लेगेसी, 9 साइरन स्प्रिंग हेवन रैंक टेक्निक और उसका ब्लड एसेंस चाहिए और इसके लिए वो ट्रायल देने को तैयार है। कुछ पल तक डीमन सेंट शाओ यान को ध्यान से देखता है, फिर वो कहता है कि शाओ यान की सोल कल्टीवेशन वाकई रेयर है। इतने सालों में कई लोग आए, लेकिन उसकी सोल उन सब से ज्यादा रिफाइंड है। अगले ही पल भारी प्रेशर शाओ यान पर डाला जाता है। शाओ यान अपनी हेवनली फ्लेम से खुद को प्रोटेक्ट करता है, मगर फिर भी उसे साफ महसूस होता है कि सामने खड़ा ओपोनेंट कितना खतरनाक है। येलो स्प्रिंग डीमन सेंट आगे बढ़ते हुए कहता है कि इतनी स्ट्रेंथ के बावजूद उसे नहीं लगता कि शाओ यान हाफ स्टेप डू डी लेगेसी के काबिल है। वो साफ बोल देता है जिसका वो इंतजार कर रहा था, शाओ यान वो इंसान नहीं है। शाओ यान अपने मन में मान लेता है कि ये ट्रायल आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो पीछे हटने का नाम नहीं लेता। वो कामली जवाब देता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि डीमन सेंट किसका इंतजार कर रहा है, वो बिना कोशिश किए हार मानने नहीं आया। इतना कहते ही शाओ यान अपनी डायमंड ग्लेज्ड बॉडी टेक्निक एक्टिवेट करता है। उसकी ऑरा और भारी हो जाती है और वो तेजी से डीमन सेंट की तरफ बढ़ता है। इसके जवाब में येलो स्प्रिंग डीमन सेंट अपनी 9 साइरन स्प्रिंग पाम टेक्निक को फुल कंट्रोल के साथ इस्तेमाल करता है। इस बार पाम अटैक्स शाओ यान पर जबरदस्त दबाव बनाते हैं, जिससे आसपास की स्पेस तक में हलचल महसूस होने लगती है। शाओ यान कुछ पल के लिए घुटनों तक झुक जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं। गुस्से में आकर शाओ यान अपनी सभी हेवनली फ्लेम्स एक साथ एक्टिवेट कर देता है। फ्लेम्स पाम अटैक्स को धीरे धीरे न्यूट्रलाइज कर देती हैं और आखिरकार वो प्रेशर खत्म हो जाता है। ये देखकर येलो स्प्रिंग डीमन सेंट सच में चौंक जाता है। वो मानता है कि शाओ यान के पास हेवनली फ्लेम्स होना उसे इम्प्रेसिव बनाता है, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर देता है कि ये अभी भी काफी नहीं है। अगले ही पल डीमन सेंट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता है और 9 साइरन स्प्रिंग हेवन रैंक टेक्निक एक्टिवेट करता है, एक टेरिफाइंग सोनिक सोल स्किल। शाओ यान तुरंत समझ जाता है कि यही वो टेक्निक है जिससे डू जोंग लेवल एक्सपर्ट्स तक डरते हैं। शाओ यान मन ही मन सोचता है कि ये स्किल सोल को सीधे डैमेज करती है, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि डीमन सेंट अभी इसे लो फॉर्म में इस्तेमाल कर रहा है। कुछ देर बाद डीमन सेंट बोलता है कि शाओ यान की सोल अब तक टूटी नहीं है, इसलिए वो उसे 2 रास्ते दे रहा है। या तो वो इस ट्रायल को छोड़कर जिंदा लौट जाए, या फिर डीमन सेंट इस टेक्निक को फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल करेगा और तब वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। और यहीं पर शाओ यान के सामने असली फैसला खड़ा है। ये सब सुनते ही शाओ यान का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाता है। वो दर्द और दबाव के बीच भी अपने अंदर की आग को काबू में रखते हुए बोलता है कि उसके पास एक तीसरा रास्ता भी है। वो इस 9 साइरन स्प्रिंग हेवन रैंक टेक्निक के अल्टीमेट फॉर्म का सामना करेगा और फिर उसकी लेगेसी और एसेंस को अपने साथ बाहर ले जाएगा। उसके हिसाब से इतनी बड़ी टेक्निक का यूं ही खत्म हो जाना सबसे बड़ा नुकसान होगा। अगर ये बाहर गई तो डीमन सेंट की लेगेसी कभी नहीं मिटेगी। कुछ पल की चुप्पी के बाद येलो स्प्रिंग डीमन सेंट की आवाज गूंजती है। वो मान लेता है कि अगर शाओ यान इतना कॉन्फिडेंट है तो उसे अल्टीमेट ट्रायल का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। अगले ही पल 9 साइरन स्प्रिंग हेवन रैंक टेक्निक अपने असली रूप में एक्टिवेट होती है। इस बार हालात बिल्कुल अलग थे। सोनिक सोल वेव्स इतनी भयानक थीं कि आसपास की स्पेस तक में हलचल होने लगती है। शाओ यान मुश्किल से खुद को संभाल पाता है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे वो सोनिक वेव्स फिजिकल फॉर्म लेने लगती हैं और सीधा शाओ यान पर टूट पड़ती हैं। वो अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर दबाव इतना ज्यादा होता है कि उसकी सोल शील्ड क्रैक होने लगती है। उसका सिर घूमने लगता है, सोच बिखरने लगती है और उसकी सोल को अजीब अजीब सीन्स दिखने लगते हैं, जैसे वो अलग अलग डायमेंशंस में भटक रहा हो। येलो स्प्रिंग डीमन सेंट भारी आवाज में कहता है कि अब तक जो भी इस जगह आया उसकी सोल इंटैक्ट नहीं रह पाई, और वो उम्मीद करता है कि शाओ यान भी उसे निराश नहीं करेगा। इस दौरान शाओ यान दर्द से कराहता है, अपने सिर को थामे रखता है। उसकी सोल धीरे धीरे बॉडी से बाहर खिंचने लगती है। सामान्य कल्टिवेटर इस स्टेज तक आते आते खत्म हो जाता, लेकिन शाओ यान अब भी टिका हुआ था, क्योंकि उसके पास बोधी हार्ट और 100 लाइफ रीइंकार्नेशन जैसे रेयर फाउंडेशंस थे। ये देखकर येलो स्प्रिंग डीमन सेंट सच में चौंक जाता है। वो मान लेता है कि ये लड़का वाकई अनकॉमन है, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं होता कि कोई इस अल्टीमेट ट्रायल को पार कर सकता है। तभी प्रेशर के बीच से शाओ यान की आवाज सुनाई देती है, शांत लेकिन अडिग। वो कहता है कि ये सब फैसला वक्त करेगा। अंदर ही अंदर शाओ यान जबरदस्ती अपनी हेवनली फ्लेम्स को एक्टिवेट करने लगता है। फ्लेम्स उसकी सोल को कंडेंस करने लगती हैं, उसे वापस बॉडी की तरफ खींचने की कोशिश करती हैं। येलो स्प्रिंग डीमन सेंट चेतावनी देता है कि इस हालत में हेवनली फ्लेम्स को फोर्स करना खुद उसके लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ पल बाद शाओ यान जवाब देता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। अगर उसे इस टेक्निक का सामना करना है तो वो अपनी सारी हेवनली फ्लेम्स को झोंक देगा, और उसी क्षण शाओ यान अपनी सभी हेवनली फ्लेम्स को एक साथ कंबाइन कर देता है। अंदर की दुनिया एक तेज धमाके से कांप उठती है। उस जबरदस्त ब्लास्ट के बाद पूरा स्पेस कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। धीरे धीरे धुआं छंटता है और तभी साफ दिखाई देता है कि 9 साइरन स्प्रिंग हेवन रैंक टेक्निक पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही सामने खड़ा होता है शाओ यान अपने डू जोंग फॉर्म में। उसके पीछे चमकती हुई डू जोंग रिंग साफ दिख रही थी। उसकी स्टांस बिल्कुल स्टेडी थी, सांसें कंट्रोल में थीं और चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक थी। ये साफ था, ट्रायल कंप्लीट हो चुका है।
शाओ यान को इस हालत में देखकर येलो स्प्रिंग डीमन सेंट कुछ पल के लिए चुप रहता है, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो मान लेता है कि आखिरकार उसे वो इंसान मिल गया है जिसका वो इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो शाओ यान को कंग्रेचुलेट करता है और कहता है कि उसने उसका टेस्ट पास कर लिया है। उसके मुताबिक शाओ यान में ऐसा पोटेंशियल है जो उसने अब तक किसी में नहीं देखा। अब वो अपनी लेगेसी और ब्लड एसेंस उसे सौंप कर शांति से जा सकता है। इतना कहते ही डीमन सेंट अपने आसपास से गोल्डन एनर्जी को कंडेंस करता है। वो एनर्जी धीरे धीरे शाओ यान की तरफ बढ़ती है, जिसके अंदर उसका ब्लड एसेंस और उसकी पूरी लेगेसी टेक्निक्स मौजूद होती हैं। गोल्डन लाइट शाओ यान के अंदर समा जाती है और उसका ऑरा कुछ पल के लिए और भी गहरा हो जाता है। कुछ देर बाद डीमन सेंट उम्मीद भरी आवाज में कहता है कि जब शाओ यान 2D लेवल में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेगा तो वो सब हासिल कर पाए जो खुद वो नहीं कर सका। ये सुनकर शाओ यान सवाल करता है कि आखिर 2D लेवल पर ब्रेक थ्रू के वक्त ऐसी कौन सी कमी थी जिसने उसे रोक दिया। येलो स्प्रिंग डीमन सेंट कुछ पल के लिए सोचता है, फिर बताता है कि उसने जिंदगी भर उस कमी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कभी उसे पहचान नहीं पाया। आज शाओ यान का बोधी हार्ट और 100 लाइफ रीइंकार्नेशन देखकर उसे समझ आ गया कि वही चीजें उसकी सबसे बड़ी कमी थी। वो उम्मीद करता है कि शाओ यान उन कमियों को पहचान कर पूरा करेगा और वो मुकाम हासिल करेगा जहां वो खुद नहीं पहुंच सका। शाओ यान गंभीर आवाज में उसे धन्यवाद देता है। वो वादा करता है कि इस लेगेसी को कभी मिटने नहीं देगा और डीमन सेंट की अधूरी राह को जरूर पूरा करेगा। ये सुनकर डीमन सेंट संतुष्ट हो जाता है। वो शाओ यान की कामयाबी के लिए दुआ देता है और उसकी सोल धीरे धीरे फेड होने लगती है। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह गायब हो जाता है। शाओ यान शांत खड़ा रहता है, सिर झुकाकर उसे सम्मान देता है और स्टोन टैबलेट की इस दुनिया में एक नई शांति छा जाती है, जिसके साथ ये एपिसोड यही एंड होता है।